सीजन शुरू होने जा रहा है। चेरी का सीजन शुरू है, प्लम का सीजन भी शुरू है, आड़ू का सीजन भी शुरू है। इस पे विभाग की तरफ से क्या व्यवस्था रहेगी, उस को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। चर्चा में जब मैंने अपने अधिकारियों से पूछा कि इस बार क्या अनुमान है, कितनी पेटियां जो है सेब की हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से उत्पादन की क्षमता है, तो मुझे बताया गया कि लगभग 4 करोड़ प्लस। जो लो हाइट है उसमें काफ़ी सेब है, मिडिल हाइट में भी ठीक सेब है लेकिन जो हाई हिल्स हैं वहाँ पर ओलावृष्टि और ओलावृष्टि के साथ जो सबसे नुकसानदेह रहा है वो बर्फबारी जो हुई है। उस बर्फबारी की वजह से हाई हिल्स हैं उसमें नुकसान हुआ है। उस व्यवस्था को देखते हुए ये जो बर्फबारी हुई है, हमने सोचा कि एंटी हेल नेट जो है हम पूरे प्रदेश में लगा देंगे। उससे जो फसल, जो फलदार पौधों को फसल में होने वाला नुकसान है वो रुक जाएगा लेकिन इस बार एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई कि बर्फबारी हो गई। ऊंचाई वाले क्षेत्र में जिनके बागीचे थे वहाँ नेट तो ख़त्म हो गई, नेट के साथ साथ जो स्ट्रक्चर लगाया होता वो भी ख़त्म हो गया। और जब बर्फ़ जो है वो उस नेट के ऊपर चिपकी और 4-4 इंच, कई जगह 5-5 इंच बर्फ़ पड़ी, 6-6 इंच बर्फ़ पड़ी, तो उससे जो नीचे पौधे थे, पेड़ थे, उसमें से काफ़ी नुकसान जो है पेड़ों को और पौधों को हुआ है। आज ही आईआईटी बॉम्बे से हमारे कुछ दोस्त जो हैं हम मिलने आए थे। उन्होंने एक विकल्प दिया है, वो एक रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च को लेकर के वो हिमाचल प्रदेश में विशेष करके एंटी हेल गन, वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 स्थानों पर रिसर्च करेंगे। वहाँ पर जो उन्होंने एक एंटी हेल गन तैयार की है, जिससे एक एंटी हेल गन जो है वो लगभग 15 से 30 लाख कीमत होगी। लेकिन जब अभी तो स्टडी कर रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब ये बन जाएगा तो उसके उपरांत शायद उसकी कीमत जो है वो हो सकता है 8 लाख से 15 लाख के बीच में हो जाए। और उसका क्षेत्र जो है वो आधा किलोमीटर 500 मीटर दोनों तरफ रहेगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है हमारे बागवानों को हो सकता है। हमने उनको कहा कि आप आगे बढ़े, MIDH के अंतर्गत जो है हम इसको करने की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा सेब के बारदाने को लेकर के, पेटियों को लेकर के है। उसमें भी हमने अधिकारियों को कहा है कि जिस प्रकार से पिछले वर्ष हमने ओपन टेंडर किए थे HPMC में और उसमें एम्पैनलमेंट हुई थी कि पेटी इस रेट से ऊपर, ट्रे इस रेट से ऊपर कोई भी नहीं बेच सकता। इस बार कुछ बातें आई है ध्यान में कि डीजल के दाम बढ़े हैं, तो उस दृष्टि से भी हमने कहा कि नहीं, अगर डीजल के दाम बढ़े हैं तो इस बार, पिछली बार फसल कम थी, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना कम कीमत बढ़ती है। जितनी कम प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ती है। इस करके हमने कहा कि पिछली साल की ही दरों पे जो है इस बार भी जितना भी पेटियां हैं उसके अंदर का जो बारदाना है वो सारे का सारा उसी प्रकार से सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, जो हमारा कल्ट फ्रूट है, जिसको हम प्रोसेसिंग के लिए जो है, हम तो इस बार कोशिश कर रहे थे कि हमारा यहाँ जो सब्जी मंडी है हमारी, यहाँ पर हमारा बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो लगे प्राड़ा में।
लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ मशीनें आई, कुछ मशीनें आ रही हैं, कुछ उसके जो टेक्नीशियंस हैं उनको आने में अभी तक भी दिक्कत आ रही है। तो इस करके शायद ही इस बार तो प्रोसेसिंग हो सके। लेकिन एक बात हमने सुनिश्चित की है कि जितने भी कलेक्शन सेंटर्स होंगे उन सभी कलेक्शन सेंटर्स के अंदर जो भी वहाँ पर लोग रखे जाएंगे, चाहे वो HPMC की तरफ से हो चाहे हिमफेड की तरफ से हो, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हम उस पर उस कलेक्शन सेंटर का नाम और नंबरिंग करेंगे बोरियों के बाहर। मैंने देखा है परमाणु में, जब परमाणु में औचक निरीक्षण मैंने पिछली बार किया था तो उसमें ऐसा पाया गया कि जो गला हुआ सेब है, सड़ा हुआ सेब है, वो उन बोरियों में भरा हुआ है। और जब उसको वहाँ प्रोसेसिंग में जब उसको डालते हैं तो वो सड़ा गला सारा उसके बीच में चला जाता है, जिसके कारण जो हमारा प्रोसेसिंग के बाद जो जूस निकलता है उसकी क्वालिटी भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगे? हिमाचल प्रदेश में सेब का जूस तैयार किया जाए, उस पर इंटरनेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ पूरे राष्ट्र के बीच में जो है इसको बेचा जाता है, तो उसमें बोरियों में ही किसी प्रकार का सड़ा हुआ सेब नहीं जाएगा। जिस बोरी में जाएगा वो उसकी नंबरिंग होगी, वो उस कलेक्शन सेंटर के जो लोग हैं उनसे उसकी रिकवरी होगी। वहाँ जब प्रोसेसिंग प्लांट के पास बोरियाँ पहुँचती हैं, ट्रकों से उतरती है, तो वहाँ पर मैंने एक अजीब सी बात देखी है। वहाँ पर जो बोरियों से सेब निकालने वाले हैं वो बीच से उन बोरियों को फाड़ते हैं, जबकि वो बोरियाँ सारी की सारी बोरियाँ या 90% बोरियाँ जो है रीयूज़ हो सकती है। हमने कहा है कि हर बोरी जो है वो बड़ी सेफ्टी से खोली जाए, उससे फ्रूट निकाला जाए, उसके बाद जितनी भी बोरियां हैं वो दोबारा कल्ट फ्रूट के लिए वापस जो है वो आए, ताकि उससे भी हमारा कुछ खर्चा जो है कम हो सकता है। इसके अलावा हमने एक और बात कही है आज कि मनाली में सेब जो है वो क्रेट में ला करके जो है वो मंडी में बेचा जाता है। अब मैं उसकी तुलना कर रहा था शिमला और मंडी में। जो सेब के बागवान है वो पहले सेब पेड़ से उतारेंगे, फिर उसको साफ करेंगे, फिर उसकी ग्रेडिंग करेंगे, फिर उसकी पैकिंग करेंगे, फिर उसमें 2 लेयर और एक्स्ट्रा डालेंगे, फिर उसको बाहर से बांधेंगे, फिर उसको गाड़ी में लोड करेंगे और गाड़ी के ऊपर तरपाल डालेंगे। अगर बारिश से पेटी भीग गई तो पेटी की कीमत आधी रह जाती है। हमने कहा इस बार इस प्रयोग को भी शुरू करो। क्रेट में सेब आएगा कुछ जगह ट्रायल के रूप में, उसको ना तो धोने की आवश्यकता है, ना साफ करने की आवश्यकता है, ना तो पेटी में ना ग्रेडर की आवश्यकता है, ना पैकर की आवश्यकता है, ना पेटी की आवश्यकता है, ना ट्रे की आवश्यकता है, ना भागने की आवश्यकता है, ना तो जिस गाड़ी में वो आएगा उस गाड़ी के ऊपर तरपाल डालने की आवश्यकता है। वो ओपन में आएगा और ओपन में बिकेगा और जब ऊपर में बिकेगा तो मैंने मनाली में देखा है कि वो गढ़ में बिकता है। वैसे भी सेब जो है लार्ज मीडियम तो बहुत कम होता है। मैं एक बागवान के नाते कह सकता हूँ कि लार्ज और मीडियम कहीं 35 से 40% होता है। बाकी स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल और बितू होता है वो फिर 60 और 65% होता है। जब गढ़ में हमारा माल बिकेगा तो उसमें चाहे वो पितू है, चाहे एक्स्ट्रा स्मॉल है, चाहे स्मॉल है, चाहे मीडियम है, चाहे लार्ज है, वो इकट्ठा बिकेगा। लेकिन जब पेटी में है तो पेटी में 4 पेटी की कीमत तो अच्छी मिल जाती है, मीडियम की 10 पेटी की कीमत अच्छी मिल जाएगी, स्मॉल की 20 पेटी की कीमत उससे थोड़ा ठीक अच्छी मिल जाएगी। लेकिन बाकी जो माल है वो तो ऐसा जाता है जैसे कि वो उसकी कोई कीमत ही नहीं दी जाती। इस करके इस प्रयोग को भी हम आगे बढ़ाने की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियों की कोई कमी ना रहे,
आज तो ट्रक, जितने भी ट्रक ऑपरेटर हैं, छोटी गाड़ी के ऑपरेटर हैं, वो इंतज़ार में है कि कहाँ से हमारे को ढुलाई के लिए माल मिले। मैं नहीं समझता कि ढुलाई में किसी प्रकार की हमारे को दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी हमने अधिकारियों को आदेश किए कि आप इस सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए जो है आप काम करें। के अलावा हमने आड़तियों को भी बुलाया था कि आड़ती जो हैं वो किसी भी बागवान की राशि जो है वो, अमूमन शिकायत आती है कि जो छोटे बागवान हैं, उन छोटे बागवानों का माल जो है वो बहुत कम रेट पे बिकता है। फिर जब कम रेट पे बिकता है और साथ में कम रेट पे बिकने के साथ साथ फिर पैसे भी नहीं मिलते उनको, तो किसी के साथ किसी प्रकार की ठगी जो है वो किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। हमने सभी आड़तियों से एक विनम्र प्रार्थना की है। मित्रों, इस बार चरी जो है बहुत अच्छे दाम से बिक रही है। इस बार प्लम जो है बहुत अच्छे दाम से बिक रहा है। इस बार का सेब अच्छी क्रॉप होने के बावजूद भी आप देखेंगे आने वाले समय में अच्छे दामों पे जो है हमारे बागवानों को इसकी राशि भी प्राप्त होगी। बर्फबारी की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है वो रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है, जो लगभग 250 करोड़ की है। उसको हम भारत सरकार से भी टेकअप कर रहे हैं, उसको हम कैबिनेट में भी ले जाएंगे। क्या, कहाँ से कैसे मदद की जा सकती है, उस मदद को करने के लिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा, क्योंकि जो वित्तीय स्थिति आज विश्व की है, भारत अपने हमारे देश की है, हमारे प्रदेश की है, वो किसी से छुपी नहीं है। प्रयास करना, कोशिश करना हमारा काम है। अब कितने उस पर सफल होते हैं वो भविष्य के गर्भ पे छुपा हुआ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ, मैं सभी अपने बागवान साथियों को इस बात से विश्वास दिलाता हूँ कि उनके सेब की कीमत, उनके फलों की कीमत, उचित कीमत जो है उनको दिलाने में सरकार की भरपूर कोशिश रहेगी। और साथ में उनके साथ सरकार खड़ी है। जहाँ भी उनको कोई परेशानी आए वो तुरंत जो है हमें किसी भी रूप में जो है वो संपर्क कर सकते हैं। सरकार उनकी मदद करेगी, विभाग उनकी मदद में खड़ा है। सर, लेबर एक सबसे बड़ा कंपोनेंट रहेगा। पिछली बार भी मुश्किल हुई थी, कर्फ्यू काल है, बाहर से ज़्यादा लेबर नहीं आ पाएगी। सरकार इसको लेके किस तरह से मैनेज करेगी, क्योंकि लेबर सबसे बड़ा कंपोनेंट रहेगा। पिछले साल पूर्ण रूप से कर्फ्यू था, पूर्ण रूप से भारतवर्ष में लॉकडाउन था, पूर्ण रूप में हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉकडाउन था। इस बार जो कोरोना है, जो उसका सेचुरेशन पॉइंट था, अब तो हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं जहाँ पर अब मैं कह सकता हूँ कि जीरो टॉलरेंस है, अब नीचे आ रहा है। दिल्ली में आपने आज के आंकड़े भी देखे हैं और जगहों में भी आपने आज के आंकड़े देखे हैं। केवल मात्र केरला में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में थोड़े से केस, वहाँ भी केस घट रहे हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़े केस ज़्यादा हैं। बाकी तो उत्तरी भारत में तो मैं नहीं समझता कि अब ज़्यादा केस हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई स्थिति जो है वो किसी रूप में, चाहे लेबर की है चाहे किसी और प्रकार से, ऐसी मध्य प्रदेश में नहीं आएगी। इस बात का मैं सुनिश्चित करता हूँ। आएगी तो उसके बारे में उस वक्त विचार किया जाएगा। सर, बागवानों का एक आग्रह भी है, मांग भी उन्होंने शायद आपसे भी की है कि फसलों के नुकसान को लेकर एक स्टेट लेवल पर कोष का निर्माण हो, ताकि कभी भी ऐसा नुकसान हो तो उनको मुआवजा मिल सके। इसको लेकर क्या सर सरकार ऐसा कोई विचार करेगी? फसलों को लेकर के एक बहुत बड़ा निर्णय तो लिया गया है पहले, वो निर्णय चिंता का विषय बना हुआ है। एक ऐसा निर्णय लिया गया, ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो है आई, जो केवल मात्र जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है, उन्होंने केवल मात्र उन बैंकों के खाता धारकों को ही पकड़ा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है,
उसके बाद हमारी बैठक हुई, मैंने उससे भी कहा है कि उसमें बैंक के अधिकारियों की और कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत से एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश के बागवानों को हुआ है। मैं आज भी और पहले भी और आगे भी इस बात पे मैं अपने बागवानों के साथ हूँ कि उस पर उसकी हम बाकायदा उसकी रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं है, जैसे आएगी उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। हमें आवश्यकता पड़ेगी, हम आगे बढ़ करके भी अगर किसी सेंट्रल एजेंसी से उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी तो हम उसके लिए भी आगे 2 कदम आगे बढ़ करके जो है इंक्वायरी कराएंगे। लगभग कितना बड़ा एक